हेलो डीएवियंस, चलिए साइंस के चैप्टर नंबर 5 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना है ताकि आपके बोर्ड्स एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे आसानी से आंसर कर पाएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट पे परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जो नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसका PDF आप हमारे वेबसाइट davguru.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन, हमें समझना है कि फ्रिक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसको रीड कर लेंगे। मान के चलते हैं कि एक बॉल है जो कि सरफेस पे आप रोल करते हैं और इवेंचुअली आप देखते हैं कि ये जाकर रुक जाता है एक जगह। अब ये बॉल रुका क्यों? आपने तो सफिशिएंट फोर्स दिया था, इसको तो चलते जाना चाहिए था, लेकिन ये रुक गया। इसका मतलब ये है कि कोई तो फोर्स है जो कि इस पर लग रहा है और ये इसके मोशन को अपोज कर रहा है। जो फोर्स इसके मोशन को अपोज कर रहा है उसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा है, आप इस पर फोर्स लगाइएगा इसको खींचने के लिए, तो आपको लगेगा कि ये आगे नहीं जाना चाह रहा है। एक फोर्स होता है जो कि इसके और सरफेस के बीच में लगता है और ये इसके मोशन को अपोज करता है। इसी अपोज करने वाले फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन इज अ कॉमन एक्सपीरियंस सच एज रोलिंग बॉल इवेंचुअली स्लोइंग डाउन एंड कमिंग टू रेस्ट। ये वाला एग्जांपल हमने देखा कि बॉल को रोल करते हैं तो इवेंचुअली वो रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है जो कि उसके मोशन को रोक देता है। ऑब्जेक्ट्स लाइक मूविंग बाईसाइकिल रिक्वायर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स टू कीप मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। अगर हम बाईसाइकिल चलाते हैं तो हमें कॉन्स्टेंटली उसको पैडल करते रहना पड़ता है, तभी वो चल पाता है। पैडल करना बंद करेंगे तो धीरे धीरे उसका स्पीड घटेगा और वो रुक जाएगा। इसी फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक बॉल और व्हील एंड द ग्राउंड। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स लगता है जो कि उसके मोशन को रोकना चाहता है। उसी फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। बिना कांटेक्ट के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग सकता। डेट अपोजेज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट। और ये रिलेटिव मोशन को रोकता है। रिलेटिव मोशन कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली मोशन कर रहा है और इसी केस में फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड टू मूव ओवर अ सरफेस ऑफ अनदर। एक ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स तब लगता है जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है। दोनों केस में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और ये इसके मोशन को अपोज करेगा, वो नहीं चाहेगा कि ये मूव करे। इट ऑलवेज अपोजेस और टेंड टू अपोज रिलेटिव मोशन। ये या तो अपोज करता है या अपोज करने की कोशिश करता है जब भी किसी तरह का रिलेटिव मोशन होता है तो। द फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द सरफेस इन कॉन्टेक्ट नोन एज टेंजेंशियल डायरेक्शन। और इस फोर्स का डायरेक्शन जो है टेंजेंशियल होता है। इसका मतलब ये हुआ, मान के चलिए सरफेस प्लेन है तब तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर हुआ, यहाँ पे टेंजेंट को हम लोग रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन सरफेस अगर इस तरह का है और ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन ऐसे थोड़ी होगा, कर्व डायरेक्शन थोड़ी होगा। फोर्स का डायरेक्शन टेंजेंट की तरह होगा, टेंजेंशियली होगा। और टेंजेंट आपको पता है, जैसे ये सर्कल है तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि केवल इसको टच करके सीधी चली जाती है। तो इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है काउज ऑफ फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है? सबसे पहला पॉइंट है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट। जब भी दो सरफेस कॉन्टेक्ट में होते हैं तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। अब इन दोनों सरफेस का नेचर कैसा है, ये खुरदरे हैं या पूरा प्लेन है, इस पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। जो रफर सरफेसेस होते हैं वो ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और अगर स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे कम फ्रिक्शन क्रिएट होता है। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज़। इवन स्मूथ लुकिंग सरफेसेस है माइन्यूट बम्प्स एंड डिप्रेशन, जिसको माउंटेन और वैली कह सकते हैं। ये हो गया माउंटेन, ये हो गया वैली। तो इस तरह का उसमें बम्प्स और डिप्रेशन होता है विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। जैसे कि फ़ोन का स्क्रीन है, फ़ोन के स्क्रीन में भी आपका हाथ कभी कभी नहीं फिसलने लगता है फ्री फायर खेलते समय, तो आप पाउडर लगाते हैं या ग्लव्स पहनते हैं, फिंगर ग्लव्स। तो उस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन घट जाता है और आप अपने फिंगर्स को आसानी से मूव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इवन जो स्क्रीन पूरा स्मूथ दिख रहा है उसमें भी छोटे छोटे बम्प्स हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, और उसको आप केवल माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। फ्रिक्शन जो है इंटरलॉकिंग के कारण होता है। इंटरलॉकिंग होने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि एक सरफेस ऐसा है, मान के चलिए बड़ा बड़ा बम बना रहे हैं, और एक सरफेस ऐसा है,
तो जब दोनों एक दूसरे पे मूव करना चाहेगा तो दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगा, ऐसे ऐसे लॉक हो जाएगा दोनों, और दोनों एक दूसरे के ऊपर मूव ही नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक कारण है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ दीज इरेगुलरिटीज व्हेन टू सरफेसेस टच। जब दो सरफेस टच करते हैं तो ये इरेगुलरिटीज जो है वो इंटरलॉक हो जाते हैं और सरफेसेस मूव नहीं कर पाते हैं। एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, हम्प ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेस अगेंस्ट ईच अदर क्रिएटिंग स्मॉल जॉइंट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स दैट मस्ट बी ब्रोकन फॉर मोशन टू अकर। जब दो सरफेस कांटेक्ट में होता है तो मॉलिक्यूलर लेवल पे दो मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स लगाते हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और अगर इसको मूव करना है तो इस फोर्स को ब्रेक करना पड़ता है, और ये भी कारण बनता है फ्रिक्शनल फोर्स का। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे यूनिवर्स में है जिसके पास कुछ ना कुछ मास है, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ही, और यही चीज़ यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। दो मेन फैक्टर्स है जिस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन इज ग्रेटर फॉर रफर सरफेस एंड स्मॉलर फॉर स्मूदर वंस। अगर सरफेस रफ है तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, अगर सरफेस स्मूथ है तो कम फ्रिक्शन लगेगा। अभी हमने एक्सप्लेन भी इसको किया। दूसरा है फोर्स प्रेसिंग द सरफेसेस टुगेदर। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो एक फोर्स होता है जो कि दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करता है। जैसे कि सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट उस पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट भी एक फोर्स लगा रहा है सरफेस पे, और सरफेस एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है जो कि ऑब्जेक्ट को बैलेंस करके रखा है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण दोनों एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। यही कारण है कि एक भरा हुआ ट्रॉली जिसमें सामान भरा हुआ है और एक खाली ट्रॉली, भरा हुआ ट्रॉली आप खींचने में आपको मुश्किल फील होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स लगाकर प्रेस करके रखता है, लेकिन हल्का ट्रॉली उतना फोर्स नहीं लगा पाता है, इस कारण से आप इसको आसानी से खींच लेते हैं। वही पॉइंट यहाँ पे, फ्रिक्शन इंक्रीजेस विथ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेसिंग डाउन ऑन द सरफेस। ऑब्जेक्ट का वेट अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, फ्रिक्शन डज नॉट वेरी विथ अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट और रिलेटिव स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर मोशन स्टार्ट्स। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता और रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से भी जा रहा है, अगर मोशन स्टार्ट हो चुका है तो उस पर फ्रिक्शन बढ़ेगा या घटेगा नहीं, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा था वो उतना ही बना रहेगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम लोग बहुत तेज़ चलाने लगे गाड़ी को तो फ्रिक्शनल फोर्स घट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक एग्जांपल से इसको बता देते हैं। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के सरफेस का नेचर सेम है, दोनों उतना ही खुरदरा है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे पर समान फोर्स लगाकर प्रेस कर रहे हैं ज़मीन पर, ठीक है, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, मतलब दोनों का वेट सेम है, ठीक। अब इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, ये ज़्यादा दूर में फैला है। अब ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा दूर में फैला है तो इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ये थोड़ा दूर में फैला है तो इसमें कम फ्रिक्शन लगेगा, नहीं, एरिया पर ये डिपेंड नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट था, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम लोग इसको रीड कर लेंगे। मान के चलते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है, आपने इस पर फोर्स लगाया, ये मूव नहीं किया, आपने थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाया, मूव नहीं किया, आपने थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाया, तब ये मूव करने लगा। जब तक ये मूव नहीं कर रहा था उस समय तक जो फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोक रहा था उसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन एक बार जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तब जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर काम करेगा उस फ्रिक्शनल फोर्स को कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब तक रुका है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन, चलने लगा तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम लोग कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सिंपल। स्टैटिक फ्रिक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेस व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। जब तक मोशन नहीं हो रहा है तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है उसी को हम लोग कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। इट बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स वाइल द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ये अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर देता है जब तक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी यानी कि रुका रहता है। फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अभी हम आपको बताएं ना कि ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, आपने शुरू में थोड़ा फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी थोड़ा सा ही लगा होगा, आपने फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी और बढ़ा होगा, लेकिन तीसरी बार में आपने और बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया और फ्रिक्शनल फोर्स उतना नहीं बढ़ पाया, इसीलिए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव किया। तो थोड़ा देर के लिए ही सही, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रहा था ना, तो इसीलिए हम लोग इसको सेल्फ एडजस्टिंग कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेस एज द अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को हम बढ़ाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ते जाता है अप टू अ सर्टेन लिमिट, लेकिन अनलिमिटेड टाइम तक ये नहीं बढ़ता है, एक लिमिट तक ही ये अपने आप को बढ़ा सकता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट बिगिंस टू स्लाइड।
हमने अभी देखा कि हम जैसे जैसे फोर्स को बढ़ा रहे थे फ्रिक्शन भी बढ़ते जा रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब फ्रिक्शन अपना लिमिट क्रॉस कर गया। उस मैक्सिमम लिमिट को ही हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसके बाद फ्रिक्शन नहीं सह सकता और हमारा फोर्स जो है उसको ओवरकम कर जाता है और ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। तो ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर दिया हमारा फोर्स और ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, तब जो फ्रिक्शन उस पर काम कर रहा होता है उसी को कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज वंस मोशन स्टार्ट्स कॉन्टेक्ट पॉइंट्स डू नॉट हैव इनफ टाइम टू इंटरलॉक डीपली। ये चीज़ आपने फील भी किया होगा कि अगर एक बॉक्स रखा हुआ है तो इसके मोशन को स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर मोशन स्टार्ट हो गया तो इसको मोशन में रखना आसान होता है, क्योंकि जब तक मोशन स्टार्ट नहीं होता तब तक इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होता है। लेकिन एक बार अगर मोशन स्टार्ट हो गया तब इस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करने लगता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है उसका वैल्यू कम होता है। तो वही यहाँ पे बताया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन है स्लाइटली स्मॉलर देन, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू स्मॉलर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले। तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन तो स्टैटिक और स्लाइडिंग दोनों से कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट रोल करता है, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है, इसीलिए आपको पता होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को रोल करना सबसे आसान होता है, इसीलिए हम लोग गाड़ियों में व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि व्हील रोल करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर सरफेस ऑफ अनदर। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे रोल करता है तब रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। इट इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन विच इज़ वाई व्हील्स मेक मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स ईजियर। यही कारण है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर हम उसमें व्हील लगा देते हैं तो आसानी से उसको मूव किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से रिलेशन है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे अधिक होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम होता है और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो इस तरह से हायरार्की है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हील। व्हील एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन था। व्हील के कारण ही देखिए कितना सारा चीज़ हमारे लिए आसान हो जाता है। द इन्वेंशन ऑफ व्हील एक्सप्लॉइटेड द फैक्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लोअर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हील इसी कॉन्सेप्ट पे ही बना है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कीजिए और किसी ऑब्जेक्ट को रोल कीजिए, रोल करना काफ़ी आसान होता है, उसमें काफ़ी कम फोर्स लगता है। व्हील सेव लेबर एंड एनर्जी इन ट्रांसपोर्टेशन। व्हील एनर्जी और लेबर दोनों को सेव करता है। प्रॉपरली इन्फ्लेटेड टायर सेव फ्यूल बिकॉज दे रोल विदाउट स्लाइडिंग, लीडिंग टू लेस एनर्जी डिसिपेशन। अगर हम लोग टायर में अच्छे से हवा भर के चलाए तो टायर पूरा सर्कुलर होगा और टायर जो है प्योर रोलिंग कर पाएगा, ये अच्छे से रोल कर पाएगा और गाड़ी जो है ज़्यादा माइलेज देगी, एनर्जी कम खर्च होगा। लेकिन अगर टायर जो है ठीक से इन्फ्लेटेड नहीं है, टायर अगर पिचक गया तो ज़मीन पे वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक सरफेस कांटेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद ये प्योर रोलिंग नहीं कर पाएगा, यहाँ पे स्लाइडिंग होने लगेगा, घिसने लगेगा टायर ज़मीन के साथ और इस कारण से माइलेज घट जाएगा, ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होने लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है और हमारे लिए एविल भी है, यानी कि हमारे लिए ख़राब भी है। अब हमें इसके दोनों साइड्स देखने हैं। फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड अ नेसेसरी एविल बिकॉज इट बोथ एसेंशियल फॉर लाइफ एंड हार्मफुल इन मैकेनिकल कॉन्टेक्स्ट। ये हमारे लिए ज़रूरी भी है और कहीं कहीं ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसिटी कैसे है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है। पहला पॉइंट है वॉकिंग। फ्रिक्शन बिटवीन शूज़ एंड ग्राउंड प्रोवाइड द रिएक्शन फोर्स नीडेड टू मूव फॉरवर्ड। जब हम लोग चलते हैं तो एक रिएक्शन फोर्स हमें आगे की तरफ धकेलता है। हम लोग ज़मीन पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं अपने पैर से और ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलता है, इसलिए हम लोग आगे की तरफ मूव हो पाते हैं। तो ये फोर्स जो है रिएक्शन फोर्स हमें मिल पाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता तो हम लोग फिसल जाते और गिर जाते। टायर्स नीड फ्रिक्शन टू ग्रिप द रोड, विदाउट इट दे वुड स्पिन इन प्लेस और स्किड। वो फिसलने लगेंगे, होता है ना, कभी कभी कीचड़ में गाड़ी फंस जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है डेली टास्क। जितना भी डेली लाइफ एक्टिविटी होता है उसमें फ्रिक्शन जरूरी होता है। जैसे कि जब हम लोग लिखते हैं तो इंक या चौक को पकड़ पाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। होल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास टम्बलर्स, ग्लास का टम्बलर को पकड़ पाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। फिक्स नेल्स इन वॉल। दीवार में जब कांटी ठोकते हैं तो वो कांटी निकलता नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन के कारण वो उसी में फंस कर रह जाता है। एंड टाई नॉट्स। रस्सी को जब हम लोग बांधते हैं तो वो भी फ्रिक्शन के कारण ही बंधा रहता है। अब हमें देखना है कि फ्रिक्शन हमारे लिए एविल कैसे है। तो इसमें पहला पॉइंट है एनर्जी लॉस। फ्रिक्शन के कारण एनर्जी बर्बाद होता है। अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ही एनर्जी बर्बाद हमारा हो जाता है।
जैसे कि गाड़ी चलाते हैं, फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो गाड़ी आराम से चलती, बहुत माइलेज देता, लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है रोड और गाड़ी के बीच में तो उससे हमारा माइलेज घटता है। नेक्स्ट क्या है, वेयर एंड टीयर। फ्रिक्शन होता है तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स जो हैं वो खराब होते हैं। फ्रिक्शन वेयर्स आउट मूविंग पार्ट सच एज सोल्स ऑफ शूज़, जूता का जो सोल होता है वो घिस जाता है, ख़राब हो जाता है। स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज का जो स्टेप होता है वो प्लेन हो जाता है, उसमें जो रिजेस होते हैं वो बने होते हैं, लेकिन वो क्या होता है प्लेन हो जाता है जिससे कि लोग फिसल सकते हैं। एंड मशीन कंपोनेंट, मशीन में जो गियर होता है वो भी घिस घिस कर ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हीट प्रोडक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही हीट प्रोडक्शन होता है जो कि यूज़फुल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है और उससे हमारा एनर्जी लॉस हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। जहाँ फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी है वहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ सकता है फ्रिक्शन को, और जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ डिक्रीज़ करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड्स एंड ग्रूव्स का इस्तेमाल करते हैं अपने जूतों के सोल में, क्योंकि वहाँ पे ग्रिप बनाने के लिए फ्रिक्शन को बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग स्किड कर जाएंगे, गाड़ी जो होगी वो स्किड कर जाएगी, फिसल जाएगी। दूसरा स्पाइक हम लोग बनाते हैं कहाँ पे, स्पोर्ट्समैन के जूतों में, ताकि ज़मीन के साथ उनकी पकड़ अच्छी बनी रहे। उसके बाद कोर्स सब्सटेंसेस जैसे कि बालू हो गया, रेत हो गया या चॉक पाउडर हो गया, उसका यूज़ किया जाता है कबड्डी प्लेयर्स के द्वारा या जिम्नास्ट के द्वारा, ताकि हाथों से उनका ग्रिप जो है किसी भी चीज़ को पकड़ें तो ग्रिप बना रहे। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला पॉलिशिंग कर सकते हैं, सरफेस को स्मूथ करके हम लोग फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। दूसरा लिब्रिकेशन कर सकते हैं, तेल रखते हैं हम लोग, ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि एक थिन लेयर बन जाता है दो सरफेस के बीच में और फ्रिक्शन काफ़ी घट जाता है। नेक्स्ट है बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग आपने देखा होगा इस तरह का होता है। बॉल बेयरिंग जो है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर चक्का में ये बॉल बेयरिंग नहीं होगा ना तो चक्का घिसने लगेगा, ये जो बीच में ऐसे करके होगा चक्का इसी पे घिस घिस के घूमेगा और अच्छे से रोलिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन बॉल बेयरिंग लगा देते हैं इसके बीच में तो चक्का आराम से रोल करते हुए घूम पाता है। नेक्स्ट है एयर कुशन, यूज्ड इन होवर क्राफ्ट्स टू प्रोवाइड फ्रिक्शन फ्री लेयर ऑफ कॉम्प्रेस्ड एयर। होवरक्राफ्ट जो होता है वो ज़मीन के सरफेस से थोड़ा ऊपर चलता है और बीच में कॉम्प्रेस्ड एयर होता है जो कि फ्रिक्शन को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड में लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। अगर लिक्विड या गैस के कारण फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। एग्जाम्पल के लिए जब शिप चलती है पानी में, शिप जब पानी में चलती है तो पानी जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करती है शिप के ऊपर जो कि इसको आगे मूव करने से रोकती है, तो इसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। उसी तरह से जब एरोप्लेन उड़ता है, जब एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो हवा इस पर एक फोर्स लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि इसके मोशन को अपोज करती है, उसको भी हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स कॉल्ड ड्रैग और एयर रेसिस्टेंस, इसको ड्रैग या एयर रेसिस्टेंस कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द फ्लूइड, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स शेप। ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ये तीन चीज़ों पे मेनली डिपेंड करता है। फ्लूइड का नेचर क्या है, फ्लूइड गाढ़ा है या फ्लूइड पतला है, इस पर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा तेज चलता है तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है, ऑब्जेक्ट स्लो चलता है तो फ्लूइड फ्रिक्शन घट जाता है। एग्जाम्पल के लिए बाइक बहुत तेज़ चलाइए तो हवा आपको और ज़्यादा फोर्स लगा के रोकेगी, बाइक स्लो चलाइए तो हवा आपको कम फोर्स लगा कर रोकेगी। ऑब्जेक्ट का जो शेप होगा उस पर भी डिपेंड करता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन कितना लगेगा, इसीलिए हम लोग स्ट्रीम लाइन शेप बनाते हैं ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन जो है मिनिमम लगे, ठीक है। और अगर हम लोग इस तरह का शेप बना देंगे तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा लगेगा लगेगा ना, तो शेप पे भी डिपेंड करता है। स्ट्रीम लाइनिंग क्या होता है जस्ट अभी बताया, एनर्जी लॉस को कम करने के लिए ताकि फ्रिक्शन कम से कम लगे, एक पर्टिकुलर शेप होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, ताकि वो फ्लूइड को काट कर आगे बढ़ सके आसानी से। ये जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है ताकि वो आगे की तरफ मूव कर सके आसानी से। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन फ्लो। दो तरह का फ्लो होता है, एक होता है स्ट्रीमलाइन, एक होता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो आपके बुक में डिस्कस नहीं किया है। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा होता है जो कि फ्लो करता हुआ आपको दिखे ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप किसी किसी नल को चालू करते होंगे ना, तो पानी जो गिरता है नल से पानी जो गिरता है ऐसा गिरता है जैसे लगता है कि उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, इतना स्टैटिक होके गिरता है। उस तरह का फ्लो जब होता है ना, उसमें अगर आप अपने फिंगर को ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे आपके फिंगर को रेसिस्टेंस बहुत कम फील होगा। लेकिन अगर टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है नल से, टर्बुलेंट फ्लो इस तरह से पानी गिरता है एकदम पूरा स्पीड से, उसमें अगर आप अपने हाथ को फिंगर को मूव करेंगे तो आपको चोट भी लगेगी। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में मोशन करना आसान होता है
और कार्स को ऐसे ही बनाया जाता है ताकि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के साथ मूव कर सके एयर में, ताकि कम से कम रेजिस्टेंस उस पर लगे। फाइनली हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, आप इसको परचेस कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसे ही और भी चैप्टर के रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।